एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिका ए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले, यार इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। और एक बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, पुरुष के प्रति औरत का जो शक की गुंजाइश है ना चिराग, वो कभी बदलती नहीं है। मुझसे तो कल मेरी बीवी तमतमा के बोली, बोले आज रात मैंने सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि आप पड़ोसन के साथ में बाहों डाले चौपाटी पे घूम रहे हो। तो मैंने कहा, यार सपना तो सपना होता है, इसमें इतना तिल मिलाने की ज़रूरत क्या है। बोले, वो तो मैं जानती हूँ, तिल मिला तो इस बात पे रही हूँ कि जब आप मेरे सपने में आकर के इतनी हदें पार कर रहे हो तो खुद के सपनों में कितने गुल खिलाते होगे। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पिछले 35 वर्ष के इस कवि सम्मेलन की यात्रा के सहयात्री, जिन्हें बहुत बहुत परिवार में जिनका आगमन हुआ, पिताश्री की स्मृति का सम्मान तेज बाबू को मिलना है, और कई बार घर में भी वो उसी नाते पिताजी का आशीर्वाद लेकर गए। तेज नारायण बेचैन इस समय व्यंग के हिंदुस्तान के मेरी पीढ़ी के सर्वाधिक प्रखर रचनाकार हैं। माणिक वर्मा जी, अशोक चक्रधर जी, जिन्होंने व्यंग को स्थापित किया हिंदी मंच पर, सुरेश उपाध्याय जी, 2-3 बड़े नाम हुए हिंदुस्तान में व्यंग विधा को मंच पर स्थापित करने में, जिन्होंने महती भूमिका का निर्वहन किया। उसी धारा को जिस मेरी पीढ़ी के रचनाकार ने पूरी जिम्मेदारी से, पूरी शिद्दत से संभाला ही नहीं, उसे पूरी दुनिया में विस्तार भी दिया। ऐसे भाई तेज नारायण बेचैन ग्वालियर से हमारे बीच उपस्थित हैं। ग्वालियर व्यंग की ज़मीन है, और 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहता हूं। मेरे गुरुवर अशोक चक्रधर, जिनके लिटरेचर पर मैंने शोध किया, उनकी पंक्तियां हैं कि यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? यदि रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। तो एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा भाई तेज नारायण शर्मा बेचैन का। क्या बात है। चलो ब्रज की ओर चलो, ब्रज से ठीक 55 किलोमीटर आगे चंबल है, मैं आपको उधर ले चलता हूं। बहुत अच्छे तेज, ये वहीं के रहने वाले हैं। चंबल में डाकू पाए जाते हैं, हर तीसरे मकान में डाकू मिलते हैं, इनका मकान दूसरे नंबर पर पाया जाता है। ये मेरा बड़ा निकटतम प्रतिद्वंदी है प्रवीण शुक्ल। 4 पंक्तियां पढ़ लो। युग की टेर लिए बैठी है, युग की टेर लिए बैठी है, मन के फेर लिए बैठी है, रघुनंदन अब तो आ जाओ, शबरी बेर लिए बैठी है। आनंद का विषय है, मैं तो आनंद धर्मी आदमी हूं। व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, और पता नहीं विद्यार्थी हूं भी कि नहीं हूं। मेरे सहयात्री मेरे सामने बैठे हुए हैं। कुछ लोग नए हैं, उन्हें समझा दूं कि व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, समझा कुछ जाए और सोचा कुछ जाए, वो होता है व्यंग। व्यंग का अपना एक आनंद है। दृष्टि खुली रखिए, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। मुझे तो याद है, एक खूबसूरत महिला एक डॉक्टर के पास गई। बोले, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी अजीब बीमारी है। बोले, क्या बीमारी है?
बोले मैं कभी कभी जब बियर पी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सामने वाले से प्यार हो गया है, मैं उसे तुरंत बाहों में भरना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला इलाज बाद में करेंगे, पहले एक एक बियर हो जाए। बहुत अच्छे। तालियां चंबल वाली बजाओ वरना मैं फिर ब्रिज में चला जाऊंगा। ये बढ़िया है, ब्रिज की ओर चलो। और एक बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, पुरुष के प्रति औरत का जो शक की गुंजाइश है ना चिराग, वो कभी बदलती नहीं है। मुझसे तो कल मेरी बीवी तम आके बोले आज रात मैंने सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि आप पड़ोसन के साथ में बाहों डाले चौपाटी पे घूम रहे हो। तो मैंने कहा यार सपना तो सपना होता है, इसमें इतना तिल मिलाने की ज़रूरत क्या है। बोले वो तो मैं जानती हूँ, तिल मिला तो इस बात पे रही हूँ कि जब आप मेरे सपने में आकर के इतनी हदें पार कर रहे हो तो खुद के सपनों में कितने गुल खिलाते होगे। बढ़िया, बहुत अच्छे। अकेले आ तो कहता तो आया मैं समझ? मारता पीछे से। नहीं आया समझ में तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिका ए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। बहुत अच्छे। पीछे वाले भी ताली बजाओ यार, ऐसा क्या है। आज तो मुझे निराला श्री सम्मान मिल गया है। ताली नहीं बजाओगे तो निराला जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना आप लोग व्यंग। और जो नहीं समझे उन्हें फिर समझाता हूँ। ये मत देखना कहा क्या जा रहा है, आप तो ये देखिए किस अदा से कहा जा रहा है। यहाँ बहुत संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, आप बस उस अदा की कारीगरी देखिए। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। बहुत अच्छे। सबकी समझ में आ रहा है ना, एक एक व्यक्ति की समझ में आ रहा है। तो समझ जाया करो, तो मुझे समझा दिया करो कि समझ गए। समझ गए ना सब लोग। दुनिया भर की बातें ये कलाम भारती करके गए, देश की दुनिया भर की समस्याएं बता के गए। देश में कोई भी समस्या नहीं है। जो देश में मूल समस्या है वो ये है कि मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, और मैंने जब मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। वाह 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 वाह। तो देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, इतने में आ गए वो एक लाला रामदेव। लाला ही है, जब सन्यासी कारोबार करने लगे तो कायगा बाबा। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, राकेश भाई, ये सरकार बदल दो, हम काला धन विदेशों से वापस लाएंगे। हमने सरकार भी बदल दी, काला धन आज तक नहीं आया। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में, मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन तो अभी तक नहीं आया। बोले हैं। मैंने कहा कमाल है, सन्यासी होके झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची।
ये यूं क्यों करता है? लठ काट दिया छोरे। कहा जा रहा है भाई साहब मैं तो अच्छा कवि हूँ। आपको माला पहना नहीं आ रहा है। कोई बात ना फोन आ गया, नहीं। अरे हमें कौन माला पहनाएगा यार। भाई एक माला तो पहना दो। कोई बात वो नहीं। तो मैचन आ रहे हैं, वो तो पत्रकार हैं। मेरे तो इन व्यंगों पर दिनेश रघुवंशी की कोरें भी नहीं भीगी। ये भी व्यंग है। आंख तो दूर की बात है। अच्छा साहब, काला धन तो नहीं आया दिल्ली के खूबसूरत लोगों, काला धन तो नहीं आया। देश में 8 चीते आ गए। और वो 8 चीते नामीबिया के जंगलों से बुलाए गए और मैं जहां मुरैना जिले में रहता हूं उसके कूनों के अभ्यारण्य में छोड़े गए। हिंदुस्तान का व्यंग का एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी चीते जैसे निर्जीव विषय से व्यंग उठा के लाया है। अगर व्यंग की दिशा तक पहुंच जाओ तो दिल्ली के लोगों इतनी तालियां बजाना कि लगे कि ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब चलो ब्रज की ओर, चलो चंबल की ओर। नामीबिया के जंगलों से वो 8 चीते लाए गए। जब वो 8 चीते नामीबिया के जंगलों से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए तो नामीबिया के जंगलों में बाकी बचे हुए चीतों ने उन जाते हुए 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान में जा तो रहे हो लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहाँ की आबो हवा आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीतों ने उत्साहित होकर कहा, हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। ऐसा जरूर। हजूर तालियां ऐसे ही बजाते रहो वरना निराला जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना आप? नहीं समझे तो इन निर्जीव चीतों के माध्यम से एक व्यंग्यकार की जो दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत फिर चाहता हूँ। वो जो 8 चीते जब लाए गए तो 8 दिन बाद एक अच्छी खबर आई। ये सारी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, टेलीविजन पर आपने देखी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी। 8 दिन बाद एक अच्छी खबर आई। उन जो 8 चीतों में जो मादा चीती थी उसने यहां आकर के 3 शावकों को जन्म दिया। इस घटना के 3 दिन बाद चिराग एक फिर घटना घटी। उन 8 चीतों में से एक चीता उस बाड़े की बाउंड्री को तोड़ करके जंगलों में भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के कहा, मैंने भैया हमारी आओ भगत में कोई कमी रह गई क्या जो तुम भाग गए? बोले नहीं शर्मा जी, आपकी आओ भगत में कोई कमी नहीं है। हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे कुनबे में 3 बच्चे पैदा हुए, उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। बहुत अच्छे। ये तो तेज, ये बहुत बड़ी बात है तेज। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीतों के माध्यम से जहाँ मेरी दृष्टि फिर गई है उस दृष्टि पर आपकी फिर मोहब्बत मिल जाए। यहाँ व्यापारी वर्ग बैठा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मेरा ये बारीक व्यंग अगर यहाँ नहीं समझा गया तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कहीं समझा जाएगा। वो जब 8 चीते हिंदुस्तान में लाए गए तो हमारे टेलीविजन ने गजब कर दिया। दिन रात चीते, सुबह चीते, शाम चीते। बोले ये चीते हैं, ये वो चीते हैं जो अगर दौड़ना प्रारंभ कर दें तो 3 सेकंड में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं। तभी एक चिढ़ा हुआ कांग्रेसी बोला, और इन दौड़ते हुए चीतों के पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी जाए तो यही 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकाल के देंगे। हमारे अखबारों ने लिखा इन चीतों का विशेष ख्याल रखा जाएगा।
राजस्थान के जंगलों से काले हिरन मंगाए जाएंगे, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली उद्यान से सांबर और चीतल मंगाए जाएंगे। मैंने उन चीतों से कहा, देखा भारत सरकार तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। वो चीते बोले, ख्याल को मारो गोली शर्मा जी, हम तो सरकार से तय करके आए हैं, खुराक वक्त पे मिलनी चाहिए, वरना अपना कोई भरोसा नहीं है। हम राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और इन चीतों के माध्यम से आखिरी व्यंग 75 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर थप्पड़ मार दिया हो तो इस थप्पड़ की गूंज में यहाँ पर सुनना चाहता हूँ। वो चीते जिस वायुयान से नामीबिया से लाए गए, जब वो वायुयान यहाँ से वापस जाने लगा तो एक सजग भारतीय ने कहा कि इस वायुयान को खाली क्यों जाने दिया जा रहा है, जबकि हमारी राजनीति में भी कई ऐसे जंतु हैं जो नामीबिया के जंगलों में छोड़ने लायक हैं। वाह वाह। तो दोस्तों, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, दृष्टि खुली रखनी चाहिए। दृष्टि खुली रखोगे आपको व्यंग दिखाई देगा। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं एक एक व्यंग जो पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम से बदनाम हुए आपकी अदालत में रखता हूँ। दुनिया भर की समस्याएं देश में गिनाई गई, देश की कोई समस्या नहीं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार सब कुछ कर रही है द्विवेदी जी, हम लोग देख नहीं पा रहे। मैं देख लेता हूँ तो फिर मैं सबको दिखाता हूँ कि देखो सरकार क्या क्या कर रही है। अब सरकार इससे ज़्यादा क्या करे। पिछले दिनों हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनवा दी और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी स्मारक स्थल से देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। बहुत अच्छे। समझ गए ना? गांधी जयंती था। महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, एक एक जुमला पूरी दुनिया में मेरे नाम से वायरल हुआ। आपकी तालियां विशेष चाहूंगा। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। बहुत अच्छे, वाह। व्यंग हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, इससे ज्यादा इस देश में व्यंग क्या होगा। हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले ही नहीं, वो अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की, हमने आज तक नहीं की। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वे लाल किले से जब भी भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि वो भारत को संबोधित कर रहे हैं और भारत समझता था कि वो पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों, भूल जाना आज की रात मैंने क्या कहा। ये मेरे भाइयों का मेरे प्रति अपार स्नेह है कि ये कहते हैं कि इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यंगकार हैं तेज नारायण शर्मा। मुझे कोई मुगालता नहीं है, मैं व्यंग का एक अदना सा विद्यार्थी हूँ। तेज नारायण शर्मा इस दुनिया से जब फना हो तो ये मत कहिएगा कि एक बड़ा व्यंगकार चला गया, ये कहिएगा एक लाइन का व्यंगकार चला गया। वाह 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 वाह। वो एक लाइन आपकी अदालत में रखता हूँ। स्वागत तेज। बहुत ये मेरा बहुत ऊर्जावान दोस्त चिराग बैठा, उसे समर्पित करता हूँ। मेरा एक लाइन का व्यंग इस देश में सर्वाधिक, इस देश का दुर्भाग्य क्या है, बस एक लाइन में समझ जाओ तो जरा दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के मेरा समर्थन करना। सूर्योदय मंच भी सुने। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। वाह, बहुत अच्छे। तो व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, दृष्टि खुली रखिएगा। मैं साहित्य प्रेमी मंडल को बधाई देता हूं कि वो
ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम करके रचनाकारों को सम्मानित करके आपको परिवार सहित यहाँ बुलाते हैं, बिठाते हैं। इससे भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। ऐसी संगत होती रहनी चाहिए और संगतों के ये असर होते हैं। हमारे धार्मिक पौराणिक संदर्भों में कहा गया है कि संगत का ये असर था कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये कथा आपको सबको ज्ञात है। इस कहानी को याद रखना मेरे खूबसूरत दोस्तों। मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा व्यंग आपकी अदालत में रखता हूँ, उसके बाद जैसा आदेश प्रवीण करेंगे। जी भाई। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। वाह। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। बहुत अच्छे, वाह। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। ताली बजाओ, इसमें सब बचती है। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पे गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। वाह 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 वाह। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और मेरे तैलचित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए। एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इस इलाके की पहचान थे। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके ये सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और मेरे तैलचित्र को निहारते हुए नेताजी रुआंसे अंदाज में बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, आप हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गांधी जयंती, गांधी जयंती। हमने कहा नेताजी, हमने कहा नेताजी, पहना दो। और निर्माला और लगती है। बहुत अच्छे भैया, कमाल। के लिए एक बार थोड़ी सी जय जय निराला गांधी जी करिए इसी बहाने।